नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स PDPT प्रोग्राम के लिए कोर्स कोड 521, कोर्स कोड है 521, शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ। इसके लिए मैं अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का ये मेरा 48वां वीडियो है, 48 वीडियो है ये। इससे पहले मैंने 47 वीडियो अपलोड कर दिए, जिनमें कि कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स कोड 521, जिसका की शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ। प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ, इसके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न है, प्राचीन काल की शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। प्राचीन काल की शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। प्रश्न में प्राचीन काल की शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करनी है। प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। प्राचीन काल की शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करनी है इस प्रश्न में। इसका उत्तर है, प्राचीन काल में एक बच्चा अपने पिता के व्यवसाय का ही अनुसरण करता था। प्राचीन काल में बच्चा अपने पिता के व्यवसाय का ही अनुसरण करता था। जो पिता का व्यवसाय होता था वही बच्चा अपना भी व्यवसाय चुनता था, और इसके लिए पिता द्वारा घर पर ही बच्चे को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि बच्चा अपने पिता के व्यवसाय का ही अनुसरण करता था, और इसके लिए पिता द्वारा घर पर ही बच्चे को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना या जीवन के लिए तैयारी करना ही नहीं था। प्राचीन काल में जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वो केवल ज्ञान प्राप्त करना या जीवन के लिए तैयारी करना ही नहीं था, अपितु शिक्षा का उद्देश्य आत्मसिद्धि था। जो शिक्षा का उद्देश्य था वो आत्मसिद्धि था, ताकि वर्तमान एवं भावी जीवन के दोषों, मोह एवं विकारों से मुक्ति हो सके। तो शिक्षा का जो उद्देश्य था प्राचीन काल में वो आत्मसिद्धि था, जिसके माध्यम से वर्तमान एवं भावी जीवन के दोषों, जो वर्तमान और भावी जीवन के जो दोष हैं, मोह है और विकार है, उनसे मुक्ति हो सके। यह माना जाता था कि वही ज्ञान सत्य है जो हमें इस संसार से मुक्ति प्रदान करता है। तो प्राचीन काल में माना जाता था कि वही ज्ञान सत्य होता है जो हमें इस संसार से मुक्ति प्रदान करता है तथा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर एवं असत्य से सत्य की ओर अग्रसर करता है। तो प्राचीन काल में ये माना जाता था कि वही ज्ञान सत्य है जो हमें इस संसार से मुक्ति प्रदान करता है और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर एवं असत्य से सत्य की ओर अग्रसर करता है। वैदिक काल में बच्चे की शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष से होता था। तो ये बहुत ही अच्छा जानकारी है कि वैदिक काल में जो बच्चे की शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष से हो जाता था, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। जब वैदिक काल में 5 वर्ष से बच्चे की शिक्षा का आरंभ हो जाता था और उसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। इस अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती थी। तो 5 वर्ष की आयु से विद्या का, बच्चे की शिक्षा का आरंभ हो जाता था, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था, और इस अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती थी तथा बच्चे को सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान दिया जाता था, और बच्चे को सर्वप्रथम अक्षर का ज्ञान दिया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद बच्चा अपने माता पिता का घर छोड़कर गुरु के घर में रहकर अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। तो उपनयन संस्कार होता था जिसमें कि बच्चा को अपने माता पिता का घर छोड़ना होता था और गुरु के घर में रहकर शिक्षा का आरंभ करना होता था। अगर ये प्रश्न आता है कि उपनयन संस्कार क्या होता था, तो इसका उत्तर होगा कि बच्चे द्वारा अपना माता पिता का घर छोड़कर गुरु के घर में रहने की शुरुआत को उपनयन संस्कार कहते थे। अब उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था। जब बच्चा अपना घर छोड़ देता था, माता पिता का घर छोड़कर गुरु के घर में रहने लगता था, तो उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्राह्मणों के बच्चों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष तथा वैश्यों के बच्चों के लिए 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार किया जाता था। तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी है। जो ब्राह्मण के बच्चे होते थे उनके लिए 8 वर्ष में, क्षत्रियों के बच्चों के लिए 10 वर्ष में और वैश्यों के बच्चों के लिए 12 वर्ष की आयु में
उपनयन संस्कार किया जाता था। शिक्षण को एक पवित्र कार्य माना जाता था जिसे ब्राह्मण बिना शुल्क या फीस के निभाता था। तो उस टाइम शिक्षक को कोई भी फीस नहीं मिलती थी। शिक्षण को एक पवित्र कार्य माना जाता था जिसे ब्राह्मण बिना शुल्क या फीस के निभाते थे। शिक्षक अपना पूरा जीवन शिक्षण कार्य में लगा देते थे और समाज का यह सैद्धांतिक कर्तव्य था कि जनता एवं शासक शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए उदारता से दान करेंगे। तो उस समय क्या होता था, जो शिक्षक होते थे वो अपना पूरा जीवन शिक्षण कार्य में लगा देते थे और समाज का यह सैद्धांतिक कर्तव्य था कि जनता एवं शासक शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए उदारता से दान करेंगे। यह एक सामाजिक मान्यता थी कि विद्यादान या शिक्षा के लिए दिया गया दान धार्मिक रूप से सर्वोत्तम तथा भूमि दान से भी बड़ा दान होता है। तो उस समय ये सामाजिक मान्यता थी कि विद्यादान या शिक्षा के लिए दिया गया दान धार्मिक रूप से सर्वोत्तम होता है। तो शिक्षा के लिए जो दान दिया जाता है, तो विद्यादान या शिक्षा के लिए जो दान दिया जाता है वो धार्मिक रूप से सर्वोत्तम तथा भूमि दान से भी बड़ा दान होता है। धार्मिक उत्सवों में शिक्षकों एवं छात्रों को आमंत्रित कर उन्हें दान एवं उपहार प्रदान किए जाते थे। धार्मिक उत्सवों में शिक्षकों एवं छात्रों को आमंत्रित किया जाता था और उन्हें दान एवं उपहार प्रदान किए जाते थे। शासकों का शिक्षा में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता था। तो उस समय जो शासक होते थे उनका शिक्षा में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता था। यह एक लोगों का निजी कार्य होता था जिसका प्रबंधन ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। तो प्राचीन काल में तो शिक्षण का प्रबंधन है वो ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। शिक्षक वर्ग बहुत सम्मानित वर्ग था जिसे राजा या शासक भी सम्मान प्रदान करते थे। तो प्राचीन काल में जो शिक्षक वर्ग था वो बहुत ही सम्मानित वर्ग था और जिसे राजा या शासक भी सम्मान प्रदान करते थे। नारद, विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जैसे गुरुओं की भगत में राजा अपने सिंहासन से उठ जाते थे। तो अगर राजा के राज सिंहासन में नारद, विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जैसे गुरु आते थे तो उनकी आवभगत में राजा अपने सिंहासन से उठ जाते थे। शिक्षक बच्चों के लिए माता पिता का रूप होते थे तथा बच्चे अपने गुरु के परिवार के सदस्य की भांति व्यवहार करते थे। जो शिक्षक होते थे प्राचीन काल में वो बच्चों के लिए माता पिता का रूप होते थे तथा बच्चे अपने गुरु के परिवार के सदस्य की भांति व्यवहार करते थे। तो और बच्चे अपने गुरु से परिवार के सदस्य की भांति व्यवहार करते थे। छात्र अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते थे। छात्र जो होते थे अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते थे। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य विभिन्न वर्णों के लोगों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार करना था। जो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य था वो यह था कि विभिन्न वर्णों के जो लोग हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि उनको उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार करना था। शैक्षिक विषय विभिन्न वर्गों की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार चुने जाते थे। जो शैक्षिक विषय होते थे वो विभिन्न वर्गों की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार चुने जाते थे। ब्राह्मणों को वेदों एवं वेदांग का ज्ञान, क्षत्रियों को युद्ध कला का ज्ञान तथा वैश्यों को कृषि, व्यापार, कला इत्यादि का ज्ञान दिया जाता था। तो प्राचीन काल में जो ब्राह्मण होते थे उनको वेदों एवं वेदांग का ज्ञान, क्षत्रियों को युद्ध कला का ज्ञान तथा वैश्यों को कृषि, व्यापार, कला आदि इत्यादि का ज्ञान दिया जाता था। शिक्षण विधियों में सामान्यतः शिक्षक द्वारा प्रपठन तथा छात्रों द्वारा दोहराना शामिल था। जो शिक्षण विधि होती थी उसमें शिक्षक द्वारा प्रपठन किया जाता था और छात्रों से दोहराते थे। इसके उपरांत शिक्षक द्वारा व्याख्या, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना तथा अध्यापक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की जाती थी। तो उस समय शिक्षण कार्य कैसा होता था, शिक्षक क्या करता था, वो व्याख्या करता था, छात्र प्रश्न पूछते थे और अध्यापक और छात्रों के मध्य चर्चा की जाती थी। शिक्षण का माध्यम संस्कृत भाषा थी। प्राचीन काल में जो शिक्षण का माध्यम था वो संस्कृत भाषा होती थी। आत्मनियंत्रण तथा स्व अनुशासन को आत्मनियंत्रण और स्व अनुशासन को सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता था। हालांकि शारीरिक दंड को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। जो आत्मनियंत्रण और स्व अनुशासन को सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता था और शारीरिक दंड को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता था। विश्व में प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर अनूठा कहा जा सकता है। पूरे विश्व में प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, उसको निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर अनूठा कहा जा सकता है। शासन या समाज का पाठ्यक्रम, शुल्क या पढ़ाई की अवधि से संबंधित कोई हस्तक्षेप नहीं होता था।
जो शासन या समाज होता था उसका पाठ्यक्रम, शुल्क या पढ़ाई की अवधि से संबंधित कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक अन्य विशेषता इसका पूर्णता एवं अनिवार्य रूप से आवासीय होना था। जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली की एक बहुत ही बड़ी विशेषता ये होती थी कि ये पूर्णतः अनिवार्य होती थी और इसका पूर्णतः आवासीय होती थी। शिक्षा पूर्णतः मुफ्त थी तथा शिक्षक बच्चों की सभी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा इत्यादि की देखभाल करता था। जो शिक्षा थी वो पूर्णतः मुफ्त थी और शिक्षक बच्चों की सभी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा इत्यादि की देखभाल करता था। श्रम को पूरा महत्व दिया जाता था। अतः एक विद्यार्थी जो उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति चाहता था उसका भी यह कर्तव्य था कि वह कोई शारीरिक श्रम जैसे लकड़ी चुनना, पशु चराना आदि करे। प्राचीन काल की शिक्षा जो पद्धति थी उसमें श्रम को पूरा महत्व दिया जाता था और एक विद्यार्थी जो उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति चाहता था उसका यह कर्तव्य था कि वह कोई शारीरिक श्रम जैसे लकड़ी चुनना, पशु चराना आदि करे। छात्र चर्चाओं तथा वाद विवाद द्वारा सीखते थे। तो प्राचीन काल में छात्र चर्चाओं और वाद विवाद द्वारा सीखते थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 521 जिसका की शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ, सरोकार और चुनौतियां, इसके लिए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया है। ये जो कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मेरा 48वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 47 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जो पीडी पेपर होंगे उसके सभी प्रश्न लगभग इन्हीं जो मैंने वीडियोज बनाए इन्हीं में से आएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा पीडी प्रोग्राम के लिए मैंने सभी असाइनमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, लेसन प्लान, पोर्टफोलियो और टीएलएम अपलोड कर दिए जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।